Everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GK GS series of more than 1000 questions which will be helpful for your SSC MTS exam, SSC CHSL exam, SSC GD exam, SSC selection post phase 10 exam and the coming RRB NTPC exam. Apart from that, it is also helpful for any one day exam in which syllabus of GK GS is mentioned. We have already covered history and static GK and geography. Now we are doing polity. This is the part 3 of polity. Those who didn't see the lecture can check the playlist. The link has given in the comment box. These questions are taken from 4000 Smart Question Bank from textbook. In this, different level of question like level 1, level 2, level 3 has given, time to answer question has given, smart answer key has given. So if you want to purchase the book, the link has given in the description box. So without much ado, let's start the class. The very first question is, which of the following is the only union territory to have its own high court? देखा जाए तो चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, दिल्ली, ये सारे यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है. अब इसमें पूछा गया है कि किसके पास अपना ओन हाई कोर्ट है. चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो आता है वो पंजाब और हरियाणा के पास आता है. ठीक है, पंजाब और हरियाणा के पास. पौंडीचेरी का जो आता है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आता है. दमन एंड दीव का बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है एंड दिल्ली का अपना सेपरेट हाई कोर्ट है. सो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा डी, दिल्ली. इसका अपना ओन हाई कोर्ट है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसका भी अपना ओन हाई कोर्ट है. ठीक है, सो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट इज, नेम द करेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया. करेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ऑप्शन ए अजीत कुमार डोवाल, ऑप्शन बी आर एन रवि, ऑप्शन सी शिव शंकर एंड ऑप्शन डी एम के नारायणन. सो एट प्रेजेंट करेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज अजीत कुमार डोवाल. अजीत कुमार डोवाल जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं. ये 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं. अभी के पीएम के लिए 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और ये पहले आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं केरला के. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाँ, who has the power to appoint chief justice and other high court judges. चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट का जो अदर जजेस हैं उसको कौन अपॉइंट कर सकता है? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास. किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास. और ये पावर किसमें मेंशन्ड है? आर्टिकल 124 में मेंशन्ड है. ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चीफ और अदर हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कर सकता है. सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट. Okay, now the next is, which of the article of the Indian Constitution deals with constitutional amendment. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब वो डिफरेंट समय था, अब वो डिफरेंट समय है, तो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती ही है. सो ये बेसिकली बताया गया है पार्ट 20 में. पार्ट 20 और आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 368 आर्टिकल में बताया जाता है कि पार्लियामेंट में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा सकता है. ओके, आर्टिकल 360 की बात करें तो ये बताता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी. कौन सी इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है. और अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी भी नहीं लगी है, कभी भी नहीं लगी है. एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 है. ठीक है, सो अभी हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? आर्टिकल 368 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई है. Now the next is, who has the authority to decide the event of dispute in election of the president of India. अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उस केस में निर्णय लेने का अधिकार जो है वो किसके पास होगा? तो जब डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वैसे ये जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो होते हैं वो लोग इस इलेक्शन को कराते हैं. लेकिन अगर डिस्प्यूट हो जाए तो वो उस पे विवाद में निर्णय लेने का जो अधिकार होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, यानी उच्चतम न्यायालय के पास होगा. चाहे प्रेसिडेंट के केस में, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के केस में, किसी में भी अगर डिस्पैरिटीज आती है, डिस्प्यूट्स आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होगा कि वो निर्णय ले सके. और ये आर्टिकल 71 के क्लॉज में 71 क्लॉज 1 में निहित है. ओके,
जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ओके, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। कीप योर नोटबुक एंड पेन विथ यू सो दैट यू कैन राइट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐड ऑन की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, हम डेली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, ऐप, वेबसाइट एंड फेसबुक पेज पर। कोई भी एक सोर्स को यूज करके आप वो डेली स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। जैसे कि अगर आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है bookpicker.in, लेट्स पिक द राइट वन। ये हमारा वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट के ये राइट कॉर्नर पे देखिए स्टडी मटेरियल्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मई जून का स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन बोथ के लिए ऐसे अलग अलग से मिल जाएगा। मैं आपको दोनों ही दिखाती हूँ। देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पे हम लोग 7 टॉपिक के ऊपर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, हम एक बुकलेट में ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो देखिए ये पहले आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बाद जनरल स्टडीज, डेली क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके वन लाइनर एंड डेली वोकैब। ओके, तो ऐसे आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में ही मिल जाएगा। और मैं ये नहीं दिखा रही हूँ, ये जो भी लिंक्स है हमारा ऐप का, हमारे वेबसाइट का, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे ये जो भी क्वांट एंड रीजनिंग से जुड़े जो भी सवाल है वो डिस्कस करिए अदर एस्पिरेंट के साथ। ओके, एंड अदर जो भी है जैसे कि ये करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके, ये तो पढ़ने की चीज़ है, तो ये तो आपको पढ़ना है वैसे भी, तो ये डेली बेसिस पे कंटिन्यू करते रहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप डेली बेसिस पे हमारा ये डेली स्टडी मटेरियल्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, तो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा विद इन सम डेज। ओके, तो ये डेली स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी एक रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो एंड आई सजेस्ट कि आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि वो भी ये स्टडी मटेरियल्स का लाभ उठा सके। ओके, तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें चलते हैं। Now the next is, who was the chairman of drafting committee of Indian कॉन्स्टिट्यूशन। दोज हु आर न्यू उनके लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और जो ऑलरेडी कुछ साल से प्रिपरेशन कर रहे हो उन्होंने देखा ही होगा कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा ही जाता है। ओके, सो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है? ये है बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर इज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी और ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है। ओके, कौन है? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ओके, इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले PM बने। ओके, देन आपकी अगर मैं बात करूं वल्लभ भाई पटेल की, तो ये होम मिनिस्टर थे और राजेंद्र प्रसाद सबको पता है कि ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सो ऑप्शन बी। Now the next is, the president may resign from his office by writing under his hand address to the। अगर प्रेसिडेंट जो है वो किस बेसिस जब रिजाइन करना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको लिखेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हायरार्की की अगर बात करें तो उस हायरार्की के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, तो प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना होगा तो वो किसको देगा? तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ेगा किसको? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए वो अपना रेजिग्नेशन देगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट भी लगता है, महाअभियोग जिसको बोलते हैं। इम्पीचमेंट के केस में उसको हटाया जा सकता है और इम्पीचमेंट की बात की गई है आर्टिकल 61 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम 35 ईयर होना चाहिए। 4 अलग अलग बातें आपको पता चली। सबसे पहली बात कि प्रेसिडेंट को रिजाइन करने के लिए किसको एड्रेस करना पड़ेगा? वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको पता चली कि प्रेसिडेंट को हटाने का एक और तरीका होता है इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट जो है वो आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उसकी एज कम से कम 35 ईयर हो। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन बी।
Now the next is who administers the oath of Chief Justice of the Supreme Court of India. अब देखिए यहाँ पे बोला गया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, शपथ जो है वो कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? तो ओथ ऑफ सीजेआई ये दिलाता है प्रेसिडेंट, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो ही इनको ओथ दिलाते हैं। ये बिल्कुल वैसे वर्षा है कि जब चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा तो ओथ प्रेसिडेंट दिलाएगा, और जब प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा तो चीफ जस्टिस उसको ओथ दिलाएगा। ओके, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे नेक्स्ट में, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंट ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गिवन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब मैं एक और बात बताती हूँ आपको। इन मान लीजिए प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है तो उस केस में कौन वर्क करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो उस पद पे कौन वर्क करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अभी तक सिर्फ एक बार 1969 में एम हिदायत उल्ला जो हैं वो एक बार सीजेआई की तरह वर्क किए थे। ठीक है, Now the next is how many high courts are there in India? कितने हाई कोर्ट्स है इंडिया में? पहले 24 थे, ठीक है, उसमें एक आंध्र प्रदेश का अमरावती ऐड हो गया। अमरावती ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ये ऐड हुआ, तो अब हो गया है टोटल 25। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25। Now the next is under which article of the constitution India can under which article of the constitution India can the president promulgate an ordinance? किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश को लागू कर सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यादेश प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर वो कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये जो होगा वो आंसर होगा आर्टिकल नंबर 123। इसके अंदर प्रेसिडेंट अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल एम्बलम इज, इंडिया का नेशनल एम्बलम जो है वो क्या है ये आपको बताना है। लॉज फ्लावर है, या फिर लायन कैपिटल है, या फिर लायन है, या फिर काव है। सो नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो ये है सिंह चतुर्भुज, लायन कैपिटल। ठीक है, ये नेशनल है एम्बलम। ये जो है इसका मतलब क्या है कि 4 लायन होंगे और चारों 4 दिशा में देख रहे होंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये चारों जगह पे आपने देखा ही होगा कि एक शेर होता है और वो चारों तरफ देख रहा होता है, तो वैसा वाला है। ठीक है, अब ये दिसंबर 1947 में क्या हुआ था, अशोका इसका लायन कैपिटल अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, एज अ सॉवरेनिटी ऑफ इंडियाज एम्बलम। सो हमारा आंसर होगा लायन कैपिटल इंडियाज नेशनल एम्बलम। Now, the next is Gorakhpur, a city UP, was recently given a GI tag for which among the following heritage? गोरखपुर जो कि यूपी में है, जीआई टैग किस चीज के लिए मिला है? ऑप्शन देखते हैं, काडलाई मिठाई, या फिर ब्लैक राइस, या फिर टेराकोटा, या फिर सुजानी एम्ब्रॉयडरी। बेसिकली टेराकोटा के लिए गोरखपुर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, टेराकोटा, टेराकोटा क्या है कि एक जो भी स्कल्पचर टाइप का है और वो एक स्पेशल सॉइल से मिलकर बनता है, और वो सॉइल जो है वो गोरखपुर में ही, गोरखपुर के किसी एक गांव में मिलता है। ठीक है, टेराकोटा का स्कल्पचर जैसे हो सकता है, वेल बनता है, बेल्स यानी घंटियां बनती हैं, वॉसेस बनते हैं, टेबल है, हॉर्स है, एलिफेंट्स है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बनती हैं। सो जीआई टैग किस चीज के लिए मिला है? टेराकोटा का। अगर रिसेंटली किसी भी चीज को जीआई टैग मिला है, करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि टेराकोटा ही पूछा जाएगा, बट अगर रिसेंटली किसी को जीआई टैग मिला है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। Now the next is who appoints judges of Supreme Court and High Court in India? ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, देखिए अपॉइंटमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा कि रिपीट हो रहा है, एक्चुअली रिपीट नहीं हो रहा है। ये आप क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाए और आंसर गलत हो जाए। ठीक है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन को थोड़ा 2-3 तरह के टाइप से ले लिया गया है। नाउ हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये जो है अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये पावर जो है वो किस में वेस्टेड है? निहित है 124, आर्टिकल 124 में निहित है। ठीक है, और इन जजेस को हटाया भी किसके द्वारा जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंट भी वही प्रेसिडेंट करेंगे और रिमूव भी प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, now the next is who was the minister of railway and transport in first cabinet of free india? फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया यानी कि 1947 के टाइम में अगर मैं बात करूं तो जॉन मिथाई जो थे वो आपके मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट थे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की बात, बी आर अम्बेडकर जो थे वो उस टाइम में लॉ मिनिस्टर थे।
जगजीवन राम जो थे वो लेबर मिनिस्टर थे और राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर थी। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर थी। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जॉन मिथाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज who has right to control over the contingency fund of India as described in article 267 of the constitution, Indian constitution। contingency fund है CFI जो है उसको कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए पीएम, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट या ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो कंटिजेंसी फंड होता है ये इसमें क्या होता है? मनी स्टोर किया जाता है फॉर अर्जेंट एक्सपेंडिचर। कुछ मनी हम लोग भी अपने आप के घर में सेविंग रखते हैं ना कि इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, तो वही अनएक्सपेक्टेड या अर्जेंट वर्क के लिए ये मनी को स्टोर किया जाता है और इसका खर्च करने के लिए प्रेसिडेंट का परमिशन लगता है। तो सारा कंट्रोल जो है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। Now the next is who was the defense minister of India at the time of Indo-Pak War 1971। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था उस टाइम में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी बंसीलाल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह। सो बेसिकली इंडो पाक वॉर जब 1971 में हुआ था तो उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। जगजीवन राम ने जो है वो डिप्टी पीएम की तरह भी सर्व किया है, डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया भी बने हैं, 4th डिप्टी पीएम थे और इनको 1971 के टाइम में तो डिफेंस मिनिस्टर थे ही, 1977 के टाइम में भी डिफेंस मिनिस्टर जैसा चूज किया गया था। ओके, now the next is who hold the apex position in the administrative hierarchy of the state। अगर मैं हायरार्की की बात करूं तो इसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसका है? तो स्टेट की बारे में बात करें तो सबसे पहले होता है गवर्नर, उसके बाद आता है सीएम, उसके बाद आता है स्टेट का सेक्रेटेरिएट, उसके बाद स्टेट का सेक्रेटेरिएट। ठीक है, उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बाद आता है पंचायत। ठीक है, तो इस तरह का हायरार्की चलता है। तो सबसे पहला और मुख्य पोजीशन एपेक्स पोजीशन है गवर्नर का। ओके, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल, गवर्नर। नाउ द नेक्स्ट इज चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। ये जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है एक नेशनल लेवल पे है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। तो इसका मेंबर जो है वो कौन अपॉइंट करता है? इसका मेंबर अपॉइंट करता है ऑप्शन ए गवर्नर, हमारा आंसर होगा। गवर्नर इसको अपॉइंट करता है और ये जो टेन्योर होता है इसका 5 ईयर होता है या फिर 75, जो पहले पूरा हो जाए वो, या तो एज 75 हो जाए या तो 5 साल कंप्लीट हो जाए, इसके लिए। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स को वो करने के लिए है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए है एंड इसीलिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट में इसको फॉर्म किया गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा फ्रॉम यूपी। यूपी का इंपॉर्टेंस तो हम सभी जानते हैं इलेक्शन में कितना होता है। सो अगर मैं बात करती हूँ लोकसभा की तो लोकसभा में 80 सीट्स होता है और राज्यसभा की बात करूँ तो उसमें है 31 सीट्स यानी हाईएस्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 31। नाउ द नेक्स्ट इज कभी कभी सीट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने सीट्स है। तो जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कंट्री जो कि डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूशन करती है उसका आप याद रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एशियन सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आसियान का जो सचिवालय है वो कौन सी देश में है? इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में या फिर वियतनाम में। आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 1967 में स्टेब्लिश हुआ था और इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। उन 10 मेंबर्स में से इंडोनेशिया भी है, थाईलैंड भी है, वियतनाम है, सिंगापुर है और इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया में। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में इसका सेक्रेटेरिएट है। 8 अगस्त को हम मनाते हैं आसियान डे। ठीक है, ये जो 8 अगस्त है उसमें ही हम इसको आसियान डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आसियान से रिलेटेड करंट में कौन सा समिट हुआ, किसने होस्ट किया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ इजराइल पार्लियामेंट, इजराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है। पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो नेशनल असेंबली की बात करें तो ये है पाकिस्तान का, और उसमें करेंसी कौन सी चलती है, पाकिस्तानी रुपी। पाइथू हुल्टाओ की बात करें तो ये है म्यांमार की, और म्यांमार में करेंसी की बात करें तो वो है बर्मीज क्यात। सो पाइथू हिल्टाओ जो है वो म्यांमार का है। नेसेट ये है इजराइल का, ठीक है, किसका है, इजराइल का है। और कांग्रेस जो है वो यूएसए का है, किसका है, यूएसए का। सो हमारा आंसर होगा नेसेट, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म वीटो पावर मीन्स। वीटो पावर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए राइट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी राइट टू पोस्टपोन और कैंसिल द डिसीजन, ऑप्शन सी राइट टू इन्फोर्स लॉ, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीटो पावर का मतलब होता है या तो उस निर्णय को स्थगित कर दिया जाए, वो तो डिसीजन को कैंसिल कर दिया जाए, या फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। प्रेसिडेंट के पास भी वीटो पावर है। सो वो क्या करते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, वीटो पावर का यूज करते हैं कभी कभी, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है बिल को अगर उनको पास नहीं करना होता है तो वो वीटो पावर का यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है सबसे पहले, और उसका जो है इसमें पूछा क्या गया है, किसके द्वारा नहीं, इसमें पूछा गया है कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट सबसे पहले तो, और ये 6 साल के लिए होता है, ठीक है। 6 ईयर या फिर 65 ईयर, जो सबसे पहले, या तो 65 ईयर उनकी एज हो जाए या फिर 6 ईयर, जो भी पहले हो, ठीक है। सो यहाँ पे टेन्योर पूछा गया है तो आंसर हमारा 6 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है सुनील चंद्र। कौन है, सुशील चंद्र, सॉरी सुशील चंद्र, एक सेकंड में फिर से लिख देती हूँ। 24th में अभी जो करेंटली चल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये है सुशील चंद्र, ठीक है। और इसके पहले जो थे वो थे सुनील अरोड़ा। कौन थे, सुनील अरोड़ा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 ईयर के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई है और आपको देखना है। सबसे पहला है आर्टिकल 352 of the Indian Constitution is triggered when there is an armed religion। तो आर्म्ड रिमेलियन हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। आर्टिकल 365 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रिगर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फेल्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट। ये लिखा हुआ तो सही है, बट ये आर्टिकल जो है वो है 356, 365 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रिगर्ड व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है, जो कि बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है। नाउ द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी। देखिए आर्टिकल 352 जो है वो है आपका रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 356 जो है वो है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल। ये स्टेट में क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है, ओके। यानी कि स्टेट इमरजेंसी एक तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन स्टेट इमरजेंसी करके कोई टर्म नहीं है, प्रेसिडेंट्स रूल बोला जाता है। आर्टिकल 360 जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ओके। सो ये आर्टिकल 360 है। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताता है। जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड था, जिसको हटाने की बात हुई थी, तो वही है आर्टिकल 370। सो हमारा आंसर नेशनल इमरजेंसी है का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 352, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज Who among the following served thrice as Chief Minister of Jharkhand? चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड की तरफ किसने वर्क किया हुआ है 3 बार, ठीक है। ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी रघुबर दास, ऑप्शन सी हेमंत सोरेन, ऑप्शन डी मधु कोड़ा। सो 3 बार सीएम की तरफ जो वर्क किए हैं वो है शिबू सोरेन, मिस्टर शिबू सोरेन। इन्होंने 2005 में सिर्फ 10 डेज के लिए ज्वाइन किया था, फिर 2008 में वो बने सीएम, और उसके बाद फिर वो 2009 में बने। सो 3 बार वो सीएम बन चुके हैं। रघुवर दास की बात करें तो ये 6th सीएम है। कौन से नंबर के हैं, 6th। हेमंत सोरेन जो है वो 7th सीएम है, ठीक है। मधु कोड़ा जो है वो 2006 में बने थे। सो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी आर रिलेटेड टू पंचायती राज। सो पंचायती राज से रिलेटेड कमेटी कौन सी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी ये भी है, माधव गाडविल कमेटी ये भी है, GVK राव कमेटी, ये सारी कमेटी है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। ये
जो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है, इन्होंने बताया था कि पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम होने चाहिए। ठीक है, 3 टियर सिस्टम होगा और इसमें होगा क्या, सबसे नीचे जो होगा वो होगा ग्राम पंचायत, उसके बाद होगा पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति, और उसके बाद आएगा जिला परिषद। सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति एंड देन फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायत समिति को ब्लॉक भी बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज whistle is the election symbol for which of the following पार्टीज। कौन से पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल जो है इलेक्शन सिंबल विसल है। विसल किसका है, तो लोक सत्ता पार्टी। जो लोक सत्ता पार्टी है ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है और तेलंगाना की है। इसका जो सिंबल है वो है आपका क्या, विसल। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोक सत्ता पार्टी। ओके, इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली वो करती है, अप्रूव करती है कि कौन सी कमेटी जो है वो पॉलिटिकल, कौन सी पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी होगी और उसका सिंबल क्या होगा। ये काम इलेक्शन कमिश्नर का है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज चीफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है CIC, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, यानी कि कार्मिक मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, वैधानिक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये सेटअप हुई थी RTI एक्ट 2005 के टाइम पे। ठीक है, और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, सो आवर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। Now the next is what does the Ashoka's wheel in the national flag represent? नेशनल फ्लैग जो है अशोका व्हील का वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारा जो फ्लैग है उसमें सेंटर में एक व्हील लगा हुआ है, उसको अशोक चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो अशोक चक्र है उसको धर्म चक्र भी बोल सकते हैं और समय चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, समय चक्र या फिर धर्म चक्र, ये दोनों बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सेंटर में ये जो चक्र बना हुआ है इसमें टोटल 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, डंडियां जो बनी हुई है उसमें टोटल 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करता है, ये व्हील ऑफ लॉ ऑफ धर्म, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हील ऑफ द लॉ ऑफ द धर्म, धर्म के नियम का पहिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो फ्लैग है, ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको पिंगली वैकैया, ये जो फ्लैग है हमारा उसको पिंगली वैकैया ने डिजाइन किया है। ठीक है, और अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई को 1947 में। Okay, now the next is who among the following amendment act substituted the word Odia by word Odia in the entry 15 in the 8th schedule। ये जो ओडिया वर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, ओडिया से। कौन से अमेंडमेंट में ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि 98 में क्या है। 1998 यानी 58वें में इंसर्शन ऑफ आर्टिकल्स 371J को इंक्लूड किया गया था। 96 में ओडिया को ओडिया में रिप्लेस किया गया था, ये 96 है। ठीक है, 93rd में क्या हुआ था कि रिजर्वेशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना उसमें SC/ST स्टूडेंट का रिजर्वेशन स्टार्टिंग किया गया था। और 19 में क्या हुआ था, 19 में इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी को क्लियरिफाई कराया गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ड्यूटीज प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए आर्टिकल 324 के अंदर। सो हमारा आंसर हो जाएगा 96th अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे ओडिया को ओडिया से रिप्लेस किया गया था। ठीक है, now the next is an election commissioner can be removed from the office on the recommendation of। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिवोक किया जा सकता है, हटाया जा सकता है on the basis of what। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुख्य चुनाव आयोग अगर रिकमेंड कर दे तो इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी। ठीक है, और ये चीज किस में है, ये जितने भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बात है वो सारी आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, यानी न्यू दिल्ली। और ये स्टेब्लिश हुआ था 1993 में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Next is, which article of the Indian Constitution defines the original jurisdiction of Supreme Court? Supreme Court में तीन तरह की jurisdiction आती है, एक आती है original, दूसरी आती है appellate and तीसरी आती है advisory। थर्ड वाली जो है वो है advisory and सेकेंड वाला अपील करने वाला appellate। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या इंटर स्टेट कोई डिस्प्यूट होता है तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, और ये आता है आर्टिकल 135। ठीक है, आर्टिकल 135 में ये चीज मेंशन है, अनुच्छेद 131 में। नेक्स्ट इज, When was 0R introduced in the parliamentary affairs in India? 0R parliamentary affairs में कब add on किया गया था ये आपको बताना है। 0R जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1962 में। कब किया गया था, 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि 0R, इसको 0R क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली दोपहर में 12 नून में होता है, इसीलिए इसको 0R कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, 0R में जो पार्लियामेंट के मेंबर है वो कोई भी मैटर को, इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस कर सकते हैं विदाउट प्रायर नोटिस। कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है 0R में, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो उसको डिस्कस किया जा सकता है। सो ये है 1962 में। ठीक है, नाउ हु अलोकेट्स द वर्क ऑफ द टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को वर्क अलोकेट करना है तो वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, चीफ जस्टिस करेगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर करेंगे, या फिर अटॉर्नी जनरल करेंगे। सो अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, वर्क अलोकेट करना है, तो जाहिर सी बात है सीनियर मोस्ट जज करेंगे, और सीनियर मोस्ट जज कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वही सारा वर्क जो है वो अलोकेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो है एच.जे. कानिया। कौन है, एच.जे. कानिया, ये फर्स्ट है। ठीक है, और सीजेआई को अब ओथ कौन दिलाता है, ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। सो सीजेआई को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट, और इनको हेड ऑफ द जुडिशियरी कहा जाता है। सीजेआई को हेड ऑफ द जुडिशियरी कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। अब देखिए कैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है, इसमें ये बात बोली गई है। ठीक है, द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। चूंकि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट की बात है ना, तो स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सो आंसर इज बी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Okay, now the next is, which among the following is the member of Shanghai Cooperation Organization? Shanghai Cooperation Organization यानी SCO, इसके 8 मेंबर हैं। ठीक है, 8 मेंबर कौन कौन से हैं, इंडिया, देन पाकिस्तान, चाइना, देन रशिया, उसके अलावा कजाकिस्तान, देन ताजिकिस्तान, देन किर्गिस्तान एंड देन उज्बेकिस्तान। तो ये सारे हैं। ठीक है, फिर से बोल देती हूँ, सारे तान वाले, कजाकिस्तान है, ठीक है, ताजिकिस्तान है, देन किर्गिस्तान है एंड देन उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो ये सारे होंगे। तो यहाँ पे कजाकिस्तान मेंबर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ SCO, और ये 1996 में स्टेब्लिश हुआ था। कब स्टेब्लिश हुआ था, 1996 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NHRC कमीशन इज करेक्ट? अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज पूछा हुआ, जैसे ही लेवल अप होता है ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करके स्टेटमेंट वाइज बना दिया जाता है, ताकि बच्चे घबरा जाए क्वेश्चन को देख करके और छोड़ दे, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। दिस स्टेटमेंट अबाउट अस में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। NHRC के 10 मेंबर हैं, बिल्कुल गलत, इसमें 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, इट्स पावर आर ओनली रिकमेंडेड इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। मुंबई सर्व्स एज इट हेडक्वार्टर, बिल्कुल गलत है, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इट्स चेयरमैन मस्ट बी सिटिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी गलत है। रिटायर्ड CJI जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं, रिटायर्ड CJI, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी।
Okay, now the next is, who among the following political party of India has an election symbol very similar to the election symbol of Republican Party of USA? ये जो Republican Party of USA है, इनका सिंबल जो है वो है एलिफेंट, और कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता सिंबल है एलिफेंट वाला, वो है बहुजन पार्टी का। किसका है? बहुजन पार्टी का। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बहुजन समाज पार्टी, इनका भी जो सिंबल है वो है एलिफेंट का। सो आंसर इज ऑप्शन बी। This is all about the class. Thank you so much.